5 6 7 8। एक गहरी सांस ले लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें सांस लेने का भी समय नहीं मिलने वाला है। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंध बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान, होठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में खिला हुआ धूप खिला है, जैसे जाग रहा है एक रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों के सपनों में सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे महक रही है, लहरों लहरों बात करे हो जैसे बरसे। बस भाई, मेरी तो इतनी भाई हिम्मत है, शंकर महादेवन जितनी हिम्मत नहीं है मेरी। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, जब मैं स्टैट्स की थ्योरी चालू करूंगा ना, तब शंकर महादेवन जी भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट है ना यार। तो स्वागत है सभी का, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू वन एंड ओनली ब्रेथलेस रिवीजन ऑफ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके जितने भी चैनल्स हैं, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं जो जुलाई में एग्जाम दे रहे हैं और जिनके एग्जाम करीब आने वाले हैं, और वो अगर चाहें कि एक बार में अपना पूरा थ्योरी का रिवीजन करना चाहते कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चंस के लिए तो थ्योरी है जरूरी आपके पास अवेलेबल है, मैं क्वेश्चंस वाइज बोल रहा हूं, तो फटाफट उनको बुला लीजिए। यस, आज का दिन है सोमवार, जुलाई 12, डे आफ्टर टुमारो, मतलब वेडनेसडे से तो मैराथन चालू हो रही है। मेरी ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 ही दिन मैराथन रहेगी, तो मैं फॉर्मूला मैराथन लेने वाला हूं वेडनेसडे को। लेकिन उसके पहले भी ये दो दिन हमारे वेस्ट नहीं जाने वाले। 2 पार्ट में करूंगा मैं इस कॉन्सेप्चुअल थ्योरी को। सबसे पहले 50% ऑफ स्टेट्स, मतलब चैप्टर 14 और चैप्टर 15 जो सबसे बड़े थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, वो आज हम पूरे निपटा देंगे। यस, यू हर्ड राइट, फ्रॉम 12 PM टू 1 PM, आज 1 घंटे के अंदर चैप्टर 14 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन के पूरे कॉन्सेप्ट जहां से थ्योरी बनती है पूरा का पूरा करवाऊंगा। क्वेश्चन एक भी नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, रिवीजन में भी करवा चुका हूं, पूरे नोट्स को सामने लेकर ही करवाऊंगा। सिर्फ 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। हाँ, वेडनेसडे का जो फॉर्मूला रिवीजन होगा वो 3 घंटे का होगा, वहां बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जैसे इवेंट बन जाएगा मैं उसे भी टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आपको बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त सीए प्रणव, और आई एम एन एजुकेटर फॉर मैथ्स एलआर स्टेट सीए फाउंडेशन एंड कॉस्टिंग सीए इंटरमीडिएट। आई एम अ सीए इन फर्स्ट टाइम विद 5 years ऑफ टीचिंग एंड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। जुलाई 2021 मैराथन और रिवीजन को लेकर क्या हमारी प्लानिंग है? आज रात को 10 बजे मिलने वाले हैं हम लोग यूट्यूब पर, आज रात को एग्जैक्ट 10 बजे, तो आप सभी जरूर आ जाइएगा उसमें भाई, आप लोगों का इंतजार रहेगा। रात को 10 बजे ज्वाइंट सेशन होगा एंटायर बाहुबली टीम का, बहुत मजा आने वाला है। और यहां पर हम आपकी प्लानिंग 1-2 दिन की नहीं लेकर आने वाले, अब ये आपकी फाइनल प्लानिंग होगी, आपके अटेम्प्ट के लिए फाइनल प्लानिंग होगी, क्योंकि इसके बाद आप लोग आने वाले हो इंटरमीडिएट में, तो आपके एग्जाम तक हम लोग आपको कैसे सपोर्ट करने वाले, उसकी पूरी प्लानिंग आज शाम को 10 बजे रात को होने वाली है। So I'm a chartered accountant by qualification, दिल से एक एजुकेटर। So दिल से रे। So we are ready for the breathless revision यार, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले, अरे ये कौन सा, ये तो पुरानी स्लाइड आ गई कोई, हाँ ये तो कोई पुरानी स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं। चलो मैं चला जाता हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड में भाई, मैं यहाँ पर आपके सामने एक लिंक पिन कर रहा हूँ गाइस। वो लिंक उन नए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमसे अभी अभी रिसेंटली जुड़े हुए हैं। सो द लिंक इज www.livedaily.me/CA live daily। ये लिंक आपको सर एक्सेस देती है मेरे पूरे रिवीजन लेक्चर्स। तो अभी भी अगर आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हो, अभी भी अगर आप थ्योरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, पूरा जुलाई का आपको टैब मिलेगा, इसमें स्ट्रेटजी के वीडियोस भी मैं ऐड कर चुका हूं, तो एवरीथिंग इज देयर यार, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि देखो आज मैंने ये वाला जो प्लान किया था, बहुत पहले से मेरा डिसाइड नहीं था। ये जो आज का मैंने सेशन ले रहा हूं ना, सुबह उठ के मैंने डिसाइड किया है, तो सुबह उठ के मैंने पोस्टर डाल दिया, और देखो भाई इतनी 400 बच्चे जुड़ चुके हैं इतनी जल्दी, मतलब। और इसका कमाल क्या है, टेलीग्राम का कमाल है, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। कभी कभी एकदम तुरंत में ऐसा प्लान बनता है ना, कि ऐसा तुरंत में बनता है भाई बस अब लेना है, तो फिर ऐसे में टेलीग्राम में बता पाते हैं ना, फिर और कहीं नहीं बता पाते। ठीक है, अनअकैडमी प्लस, जहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड बैचेस आते हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चेक करना चाहता हूं 1 2 3 हाउस द जोश। अगर जोश आई है तो थम्स अप का टारगेट रखूंगा 2000, जल्दी से जल्दी थम्स अप ला दीजिए 2000, तब तक मेरी स्लाइड्स भी अपलोड हो जाएंगी। यस सर, बहुत बढ़िया।
सो ब्रेथलेस थ्योरी रिवीजन हम लोग चालू करने वाले हैं। चैप्टर 14 और चैप्टर 15 आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कल हम लोग सर बाकी बचा हुआ पूरा स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। तो जोश है एकदम हाई। काफिराना गा दो। अरे गा दूंगा भाई, काफिराना गा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले भाई तू, मैं बिल्कुल गा दूंगा काफिराना, ठीक है। यत्थु भाई अगर तुम्हें याद हो तो ये तुम्हारी वाली बात ही थी जो मेरे दिमाग में रह गई थी। यत्थु ने मुझे बोला था पिछले किसी 1 2 3 क्लास के पहले, उसने बताया था कि सर आपने क्वेश्चंस पूरे करवा दिए लेकिन थ्योरी का सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का रिवीजन अलग से नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो बात दिमाग में स्ट्राइक कर रही थी, इसलिए मुझे एकदम से याद आ गया सुबह, ठीक है। सो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा यत्थु को, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। 1 2 3 ब्रीथलेस रिवीजन शुरू होता है। अब सबसे पहले सर मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। दो तरीके की डेफिनेशन होती, एक होती है प्लूरल और एक होती है सिंगुलर। प्लूरल डेफिनेशन ये बोलती है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, ठीक है। दूसरी मेथड होती है तुम्हारी सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस तुमसे ये बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ CAP, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्यों किया जाता है ये सब? ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हम डेटा में से इन्फ्रेंस निकाल सकें। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग, ताकि बाद में जाकर डिसीजन मेकिंग में हमें ये मदद कर सके। परफेक्ट सर। देन कम्स प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस तो आप लोगों ने समझ ही लिया। जैसे कि मैं बोलता हूं विराट कोहली का बैटिंग स्टैटिस्टिक्स, आपके मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स की बचपन से लेकर अभी तक आपके कितने कितने स्कोर, परसेंटेज, पेपर्स में क्या मार्क्स आए हैं, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स। सो एनी डेटा रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये 3 पिलर थे हमारे, और ये 3 पिलर के बारे में आप सभी जानते हैं सर। कलेक्शन, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन, जिसमें से कलेक्शन और प्रेजेंटेशन हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ते हैं, और एनालिसिस तो हमारा बाकी बचा हुआ पूरा चैप्टर 15 16 17 18 19 ये पूरा एनालिसिस के अंदर आता है। सो कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दिस चैप्टर कवर्स कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। ऑल अदर चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कवर एनालिसिस ऑफ डेटा। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं सर, तो लेटस 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 मतलब वो एक होता है ना पत्ता गोभी जैसा जो आपका बर्गर में रहता है। इटली में चलता है तुम्हारा पास्ता, तो इटालियन पास्ता। जर्मनी में तुम्हारा चलता है ब्रेड स्टिक, तो स्टैटिस्टिक्स। और फ्रेंच में तुम्हारा चलता है बारबेक्यू, तो फ्रेंच बारबेक्यू। ये चारों वर्ड हमको याद रखने हैं। लेटिन से लेटस, सो लेटस से बन गया स्टेटस। इटालियन से पास्ता, तो पास्ता से बन गया स्टेटिस्टा। जर्मन से बन गया हमारा ब्रेड स्टिक, तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स। और फ्रेंच से बन गया हमारा बारबेक्यू, तो ये हो गया फ्रेंच बारबेक्यू, मतलब स्टैटिस्टिक्यू। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं सर, हिस्ट्री में होता है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लाया था, उसमें माना जाता है कि एग्रीकल्चर के रिकॉर्ड पाए गए थे, उसमें माना जाता है कि बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड पाए गए थे। चंद्रगुप्त की साम्राज्य के समय की बात चल रही है, 4th सेंचुरी BC, ये इंडिया। उसके बाद सर मुगल एम्पररशिप में भी हमने देखा कि अबू फैजल्स एने अकबरी करके एक बुक थी। अबू फैजल उन ऑथर का नाम है, एने अकबरी उस बुक का नाम है। बुक का आप कवर पेज यहां पर देख सकते हो, उसमें रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर आपके पास दिया हुआ था। अगली बात थी फर्स्ट सेंसस, इजिप्ट में हुआ था 2300 BC से 2000 BC। सेंसस का भी एक बहुत गहरा रिश्ता है स्टैटिस्टिक्स के साथ, इसलिए कहीं ना कहीं पहला सेंसस को भी स्टैटिस्टिक्स का एक फाउंडेशन या हिस्ट्री माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं बात करूं तो स्टेट और किंगडम, एक और सर पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाता है, वो ये सोचा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड कैसे आया होगा। स्टेट वर्ड से आया होगा। स्टेट वर्ड का मतलब पहले के समय में होता था राज्य, राज्य ही कंट्री होता था, वही किंगडम होता था। तो पहले क्या होता था कि हर एक पर्सन पढ़ा लिखा नहीं होता था और वो अपना डेटा मेंटेन नहीं करता था। डेटा मेंटेन किया जाता था पूरे राज्य का, मंत्री लोग बैठकर करते थे। तो वहीं से स्टैटिस्टिक्स का जन्म हुआ था। हालांकि आज के समय में तो ये हर जगह पर व्याप्त है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर करेंटली बात करूं, मैं मॉडर्न यूज बात करूं, तो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री, कॉमर्स, हर जगह पर ये है सर। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज रेलेवेंट फॉर एग्रीगेट डेटा। मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा यार कि एक वैल्यू का एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालने के लिए कम से कम कलेक्शन ऑफ डेटा लूंगा ना। आई विल टेक अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब डेटा जब एग्रीगेटिव होगा तभी तुम स्टैट्स कर सकते हो, वरना क्या एनालिसिस करोगे। क्वांटिटेटिव डेटा ही यूज होता है, लेकिन क्वालिटी डेटा को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोरिलेशन चैप्टर पढ़ा हो तो उसके अंदर आता है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि क्वालिटेटिव डेटा का कोरिलेशन करता है। तो डायरेक्टली मैं वहां नहीं कर पाता था, मैं पहले मेरे क्वालिटेटिव डेटा को रैंक में कन्वर्ट करता था और फिर रैंक को फिर मैं स्टैटिस्टिक्स के लेकर अंदर आता था। इसका मतलब वैसे तो मैं क्वांटिटी से डील करता हूं, लेकिन कभी अगर मेरे पास क्वालिटी आ जाए तो उसके भी मेरे पास तरीके हैं, क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करके मैं कर सकता हूं। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्यूचर का कुछ प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्शन आता है सर जनरली तुम्हारा बैंक्स में तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं फ्यूचर के, तो वो प्रोजेक्शन जो होते हैं वो कंडीशन या अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं, और कोई भी अगर कंडीशन या अजम्पशन आपके चेंज होते हैं तो प्रोजेक्शन भी चेंज होते हैं। तो क्या मैं प्रोजेक्शन करना छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लिमिटेशन बता रहा हूं। छोड़ेंगे क्यों यार, प्रोजेक्शन तो बिल्कुल करेंगे।
सैम्पलिंग। दूसरी बात, डेटा तुम जनरली, जैसे तुम कोरिलेशन निकालो, चाहे मीन निकालो, चाहे तुम रिग्रेशन निकालो, हमेशा एक सैंपल ऑफ डेटा पर निकालते हो। तो सैंपल ऑफ डेटा पर निकालने से एक गड़बड़ी हो सकती है, अगर तुमने सैंपलिंग गड़बड़ करी तो तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। लेकिन क्या हम इससे डर जाएं? गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है तो क्या गाड़ी चलाना बंद कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं सर। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स सैंपलिंग पर बेस्ड है, तो क्या सैंपल बनाना छोड़ दोगे? बिल्कुल बनाएंगे। ये तो सिर्फ हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटा। सर डेटा की अगर मैं बात करूं, कोई भी क्वांटिटी जो कि नंबर के फॉर्म में दिखाई जा रही है वो डेटा होती है। लेकिन डेटा भी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मैंने यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला, जाइए अपने मोहल्ले में जाकर एजुकेशन का डेटा कलेक्ट करके आइए कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितना उनका स्किल है, क्या उनका नॉलेज है। ये हो गया डेटा कलेक्शन। ये तुम पहली बार जाकर अगर खुद कलेक्ट कर रहे हो, देन दैट इज प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं, चलो एक प्रॉपरली शीट बनाकर आना, ये 10 कंपनियों के पिछले 10 साल के एवरी मंथ के एवरेज प्राइस निकाल कर आना, तो तुम कंपनी में नहीं जाओगे, उसके हेड ऑफिस में नहीं जाओगे, तुम तो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लोगे। दैट इज सेकेंडरी डेटा। आई होप यू रिमेंबर दिस। अगला आता है सर वेरिएबल। वेरिएबल होता है सर, इट इज अ मेजरेबल डेटा। तो देखो, डेटा इज अ नंबर, वेरिएबल इज ऑल्सो अ नंबर, बट इट इज अ डेटा विच कैन बी मेजर्ड, जैसे कि एज ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन, मार्क्स ऑफ अ पर्सन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल में दो टाइप आते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें ब्रेक नहीं हो बीच में, और डिस्क्रीट का मतलब बिखरा 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 बिखरा। अगर तुम वैल्यूज की बात करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलता हूं यार कि अगर तुम सोच रहे हो कि कल मैं उसको प्रपोज करूं या नहीं करूं, तो तुम गुलाब लोगे, तो एक पेटल निकाला, यस नो यस नो। अब तुम गिनते जा रहे हो, उसको गिनते जा रहे हो। अगर तुम गिनते जाओगे तो ये 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, 6 आएगा। ये ऐसा नहीं आएगा 1.2 1.3। हाँ, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे वेट की बात करूं अगर मैं, या फिर मैं क्वांटिटी की बात करूं, तो कितना लीटर पेट्रोल मेरी गाड़ी में अभी है, ये ऑल दीज थिंग्स आर कंटिन्यूअस डेटा, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स है ना वो बहुत कंटिन्यूअसली चलती है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। आई होप सभी बच्चों को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। गिव मी थम्स अप। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? स्पीड अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही? ब्रीथलेस जैसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं जा रहा? एक बार थम्स अप करके मुझे बता देना भाई कि मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूं या नहीं। Discrete, when a variable assumes a finite or countably isolated, अगर social distancing maintain है, discrete data। number of petals in a flower, मानेगी नहीं मानेगी, मानेगी नहीं मानेगी। number of road accident in a locality, locality में तुम्हारे road accident होते हैं, तो एक accident होता है, 2 होता है, 3 होता है, point में थोड़ी accident होते हैं। continuous variable, when your variable assumes between 2 points it can take infinite values, between 2 points it can take infinite values, that is called as continuous variable। for example height, weight, सेल, मनी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, मनी। मनी को लेकर लोग बोलते हैं सर या तो मैं 2 रुपए की चॉकलेट लूंगा, 3 रुपए की लूंगा, 4 की लूंगा, पॉइंट तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। फिर आपने इसको क्यों कॉन्टिन्यूस बोल दिया? क्योंकि सर हम लोग हैं फाइनेंस स्टूडेंट, हम लोग हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट। क्योंकि हम लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, इसका मतलब एक बात श्योर है सर कि हम पैसों के साथ बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि हम कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हैं, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी भी निकालते हैं, कॉस्ट फंक्शन पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन पढ़ते हैं, जो कल हमने रात को पढ़ा था। तो ये सब चीजों में जो तुम्हारा पैसा है ना, वो पॉइंट में भी आता है। क्योंकि ये सारी चीजें पॉइंट में आ जाती है, तो हमारे लिए मनी इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। दुनिया के लिए भले वो डिस्क्रीट है, लेकिन हम कॉमर्स वालों के लिए इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, याद रखिएगा। वाई मनी इज कॉन्टिन्यूस, ये देख लो। कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, तुमने ये पूरा कॉस्ट लिखा, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? जल्दी टोटल करके बताओ मुझे। 10,000, 5,000, 15,300, 18,500। अब अगर मैं तुमको बोलूं चलो भाई कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 18,500 डिवाइडेड बाय 60, ये आंसर आ गया 308.3। अब तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे कि अरे यार ये तो पैसे रुपीज में है, रुपीज कैसे पॉइंट में आ गया? इसीलिए तो मैं तुमको बोल रहा हूं योर मनी इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। नाउ कलेक्शन ऑफ डेटा, पहला पिलर आ गया कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में सर ये 4 मेथड तुम्हारी प्रोमिनेंट होती है। पहली इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। जब तुम इंटरव्यू मेथड में होते हो तो 3 बातें होती हैं सर, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब जिस बंदे के बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसका डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है रिस्पोंडेंट। अगर तुम रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली जाकर बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का एक प्रॉपर एग्जांपल जो आईसीआई ने डिसाइड किया है, हमको भी वो मानना ही पड़ेगा, दैट इज नेचुरल कैलेमिटी। बाकी तो मैं अपने एग्जांपल दे ही सकता हूं, डोर टू डोर सर्वे। फिर आता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू उसको बोलते हैं सर जब रिस्पोंडेंट तक पहुंचना मुश्किल है, तो हम एसोसिएटेड पर्सन के पास जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है रेल एक्सीडेंट। क्यों क्लासिक है? इसलिए क्लासिक है क्योंकि आईसीआई ने बोला है, इसलिए क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है,
उसके बाद टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू क्या बोलता है? टेलीफोन इंटरव्यू ये बोलता है सर कि अगर आप रिस्पोंडेंट से टेलीफोन पर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टेलीफोनिक इंटरव्यू। मजे की बात यह है कि इट इज अ क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव मेथड। अब अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो सर एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर तुम बात करो तो पर्सनल सबसे बढ़िया होता है, इनडायरेक्ट भी अच्छा ही होता है, लेकिन टेलीफोन अच्छा नहीं होता, एक्यूरेसी खराब होती है। अगर मैं कवरेज की बात करूं तो कवरेज मैक्सिमम किसका है? क्योंकि तुम एक बार में बहुत सारे लोगों को फोन कर सकते हो, तो कवरेज पर्सनल और इनडायरेक्ट का कम है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली मिलना होता है, लेकिन टेलीफोन का बड़ा हाई है। उसके बाद अगर मैं नॉन रिस्पॉन्स की बात करूं कि गजब बेइज्जती कहां होती है, तो गजब बेइज्जती तुम्हारी टेलीफोन में ज्यादा होती है। यहाँ पर और यहाँ पर तो तुम सामने हो ना, तो सामने वाला इग्नोर नहीं करता है। समझ गए बात को? परफेक्ट सर। नाउ मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल का मतलब होता है चिट्ठी। मेल का मतलब तुम लोग ईमेल समझते हो यार, मेल का मतलब होता है चिट्ठी। वो चिट्ठी चाहे कागज वाली हो या फिर वो चिट्ठी चाहे इलेक्ट्रॉनिक वाली हो, तो इसके अंदर ईमेल भी इंक्लूड है और इसके अंदर नॉर्मल मेल भी इंक्लूड है। क्वेश्चनर वर्ड का मतलब होता है सर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हो और प्रॉपरली गाइडलाइन दी गई है कि इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फिल करना है। तो मैंने बोला चलो यार, कौन जाकर बात करेगा, कौन जाकर मिलेगा, अरे कौन टेलीफोन लगाएगा। एक काम करते हैं, बढ़िया से एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और लोगों को मेल कर देते हैं। इसमें होती सबसे ज्यादा गजब बेइज्जती, G⁻3B। G⁻3B होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई तुम चिट्ठी लिखोगे तो सामने वाला बिल्कुल इज्जत नहीं देगा, क्या मैं फालतू बैठा हूँ क्या यहाँ पर, फालतू बैठा हूँ। तो मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेज होता है, तो नॉन रिस्पॉन्सेज विल बी मैक्सिमम। लेकिन हाँ, अगर तुम कवरेज की बात करो तो कवरेज यहाँ पर एकदम वाइड होता है, बहुत ज्यादा कवरेज होता है। परफेक्ट सर। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होती है? ऑब्जर्वेशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये वाली मेथड है सर जिसमें मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था, बच्चों को बोला चलो अपना वेट बताओ। जैसे मैंने अपने बच्चों से पूछा अपना वेट बताओ, तो वहां पर जो है भाई क्या कहते हैं, हमारा हिमांशु खड़ा था। हिमांशु से पूछा क्यों भाई तेरा वेट कितना है एकदम पतला। पूछ रहा हूँ, कहता सर 90 किलो। मतलब भाई तू झूठ मत बोल। फिर यथार्थ से पूछा, यथु से पूछा तेरा वेट कितना है, तो कहता सर 35 किलो। बोला ये सब ना बत्ती दे रहे हैं, एक काम करते चलो लाइन में खड़े हो जाओ सारे लोग। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े होकर मैंने एक वेइंग मशीन बुलवाई प्यून से। मैंने बोला वेइंग मशीन रखो, एक एक को लाइन से मैं ऑब्जर्व करते जा रहा था कि किसका कितना वेट है और लिखता जा रहा था। ये डेटा कलेक्शन है बढ़िया, क्योंकि एक्यूरेसी मस्त आती है, लेकिन टाइम कितना वेस्ट होता है। तो अगर एक्यूरेसी आपके लिए ज्यादा मैटर करती है तो ऑब्जर्वेशन को यूज करो, क्योंकि यहाँ पर जो है सामने वाला बंदा जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो एकदम खुद अपनी आंखों से देखता है, किसी की बातों पे विश्वास नहीं करता है, चश्मदीद गवाह हो जाता है यहाँ पर वो। ठीक है, चलो ये देखो भाई तुम्हारा कौन सा मेथड है सर? क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। ये कौन से मालामाल वीक नहीं है ना अपना। मैडम जी एक बात बताइए, सर्वे करने आया हूं मैं, ठीक है, ये अपने परेश रावल जी सर्वे करने गए। मैडम जी एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है? नाम लिख लिया, ठीक है। आपकी शादी हो गई? उन्होंने बोला नहीं, तो ये काट दिया नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? ले चटाका। वही तो बात है भाई, तुम अगर इन्यूमरेटर बनते हो, इन्यूमरेटर का मतलब ऐसा बंदा जो डेटा कलेक्ट करता हो। तो अगर तुम एक इन्यूमरेटर बनने वाले हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सोच समझ के सवाल पूछना, नहीं पता नहीं तुम्हारी कहां गजब बेइज्जती हो जाए। ठीक है, तो चलिए सर, क्वेश्चन आर फिल्ड बाय एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर का मतलब वो पर्सन जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से बात करता है। ये फोर्थ मेथड क्या बोलती है? एक काम करो यार, ना तो इंटरव्यू लो और ना ही चिट्ठी भेजो। एक काम करो, चिट्ठी लेके इंटरव्यू ले लो, चिट्ठी लेकर जाओ और इंटरव्यू ले लो। सामने वाले से बोला मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा, बात खत्म। तो इन्यूमरेटर जाता है, वो देखो यहाँ पर आंटी अंकल आए हुए हैं सर्वे वाले। ये देखो आंटी लोग नीचे बैठी हुई है, गांव की, बता रही हैं कि हमारे देखो भैया हमारे इतने बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, सारा डेटा दिया जा रहा है। ठीक है सर। नाउ सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है सर एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का अगर तुम एक प्रॉपर ऑफिशियल काउंट करते हो, अच्छा हमें ये लगता है कि इट इज जस्ट अ काउंट, बट इट इज नॉट अ काउंट, इट इज अ एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्शन, जिसमें तुम व्यक्ति का एक एक चीज पूछ लेते हो। तो इससे क्या होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट को फायदा होता है पॉलिसी बनाने में। जब उसके पास सेंसस का लेटेस्ट डेटा आता है ना, तो आगे की पॉलिसीज अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं। तो सेंसस बहुत काम की चीज है सर। 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था, अगला सेंसस 2021 में होने वाला है। 21 तो चल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। उम्मीद करते हैं 2022-23 तक तो इसकी रिपोर्ट पब्लिश हो ही जाएगी। अभी तक तो घर में कोई आया नहीं हमसे डेटा वेटा कलेक्ट करने, मतलब अभी काम थोड़ा स्लो चल रहा है कोविड की वजह से। अब चलते हैं सर, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी में चलते हैं। सेकेंडरी मतलब कॉपी पेस्ट, मतलब ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है। अच्छा, लेकिन सोर्स तो पता होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि तुमको कहीं से भी डेटा लाना तो किसी से भी पूछ के ले आओगे। डेटा की एक ऑथेंटिसिटी होती है कि कॉपी भी कहां से करना है। मतलब कोई चोर भी होता है तो चोर भी समझदार होना चाहिए। तो तुम्हें अगर चोर भी बनना है तो समझदारी से चोरी करो, ऐसी जगह से चोरी करो कि चोरी पकड़ाए ना। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोर्स ऑफ डेटा, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ डेटा में तुम्हारे पास आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद गवर्नमेंट सोर्सेज में अगर मैं जाता हूं तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और हमारे इंडिया के बहुत सारे रेगुलेटर हैं, जैसे कि हमारा आरबीआई होता है, सेबी होता है, रेरा होता है, आईआरडीओ होता है, बहुत सारी चीजें। प्राइवेट और क्वाजी जुडिशियल की अगर मैं बात करूं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट,
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर और एनसीईआरटी, ये कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जहां पर डेटा कलेक्शन होता है। और अदर्स में अगर मैं बात करूं तो रिसर्च पेपर हो गए, जैसे तशकंद फाइल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एक मूवी आई थी तशकंद फाइल, जिन्होंने बताया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो मॉस्को नहीं, रशिया की कौन सी जगह थी, तशकंद, वहां पर गए थे एक बहुत बढ़िया एग्रीमेंट साइन करने। जिस दिन उन्होंने वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एग्रीमेंट साइन किया, उसी दिन शाम को उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही सस्पिशियस डेथ थी वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे, ये लाल बहादुर शास्त्री मैं भी भूल जाता हूँ, आई थिंक राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उनकी डेथ क्यों हुई थी उसको लेकर कुछ रिसर्च पेपर हैं। अब वो ऑथेंटिक नहीं है लेकिन है, वो अदर सोर्सेज में आते हैं। ठीक है जी, राजेंद्र प्रसाद जी थे कि लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री। तुम भी कंफ्यूज हो भाई, मुझे लग रहा था सिर्फ मैं कंफ्यूज हूं, तुम लोग भी कंफ्यूज हो। चलो, स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा क्या होता है? डेटा का चेकिंग करना। भैया देखो, ऐसा है, जब तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, तो एक्यूरेट है कि नहीं ये भी चेक करो, और कंसिस्टेंट है कि नहीं ये भी चेक करो। एक्यूरेट वर्ड तो तुम बचपन से जानते हो, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है कि यार सामने वाले ने बोला है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 की है, तो उसकी एज अभी 31 होनी चाहिए। अब वो भाई कैसा है, तुमको बता रहा है 1990 की बर्थ है और एज अपनी 25 साल बता रहा है, तो दोनों में से कहीं तो लोचा है। तो ये जो लोचे होते हैं ये तुमको चेक करने की, अगर कोई डेटा तुम्हें आपस में रिलेटेड दिख रहा है, और आपस में रिलेटेड डेटा जो है अगर वो क्रॉस चेक नहीं हो रहा है, तो उसको बोलो भैया इनकंसिस्टेंट डेटा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुमने उससे बोला मोबाइल नंबर बताओ, तो तुमको बोलता है 12 डिजिट का मोबाइल नंबर बोला। तुमने बोला भैया मोबाइल नंबर ऐसा क्यों बोले, तो कहते हमारे गांव में तो 12 डिजिट के मोबाइल नंबर होते हैं। तो तुम बोलोगे भैया क्या मतलब, क्या क्या समझ क्या रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चलो, इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे पास दो या उससे ज्यादा रिलेटेड डेटा है, तुम्हें आपस में उनकी कंसिस्टेंसी जरूर चेक करनी है। चलो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर अगर मैं जाता हूं सर, तो सबसे पहले बात आती है बिफोर एनालिसिस, आफ्टर एनालिसिस। बिफोर एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे मैंने तुम 20 लोगों को बोला कि जाओ डेटा कलेक्ट करके आओ, अब तुम लोग क्या घटिया घटिया राइटिंग में डेटा कलेक्ट करके आए हो, फिर मैं बोलूंगा चलो एक्सेल में लिखो, पूरा पंच करो। क्या किसी की राइटिंग टेढ़ी, इस तरफ टेढ़ी, किसी की उस तरफ टेढ़ी है, कोई नीचे लिख रहा है, कोई ऊपर लिख रहा है। भाई अच्छे से डेटा अरेंज तो करो, पहले क्लासिफाई तो करो प्रॉपर तरीके से। तो वो एक्सेल में हम लोगों को कराना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा बिफोर एनालिसिस। जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज करना। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एनालिसिस के पहले देखो यार, तुम अगर पढ़ाई करने बैठते हो, तुम्हारी टेबल साफ होती है तो तुम्हारा मन लगता है। उसी तरह तुम एनालिसिस करने बैठते हो ना, और डेटा अगर नीट एंड क्लीन कंडेंस्ड फॉर्म में दिख रहा है ना, तो तुम्हारा मन लगता है चीजों को करने में। तुम देख रहे हो अभी मैंने जो नोट्स तुमको बनाए हैं, एकदम प्रॉपर साफ सुथरे नोट्स दिख रहे हैं, तो तुमको पढ़ने में ज्यादा मन कर रहा है। वही वाली बात है भाई, है ना? एनालिसिस ज्यादा अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन में अब जैसे मैं बात करता हूं, जैसे कि सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो भैया, अमित शाह वाली क्रोनोलॉजिकल, मतलब समय के हिसाब से। क्रोनोलॉजिकल टेम्पोरल टाइम सीरीज डेटा, कौन सी चीज पहले हुई कौन सी चीज बाद में हुई, समय के हिसाब से, उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे रेवेन्यू तुम ईयर ऑन ईयर लेते हो, मंथ ऑन मंथ लेते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट लेते हो, ये सब चीजों का मतलब होता है क्रोनोलॉजी। ज्योग्राफिकल स्पेशियल का मतलब होता है डेटा तुम्हारा रीजन के हिसाब से अरेंज करना, कि भाई कंपनी की टोटल सेल्स हुई है, नॉर्थ में कितनी, साउथ में कितनी, ईस्ट में कितनी, वेस्ट में कितनी। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन तुम्हारा कहलाता है स्पेशियल डेटा। ठीक है सर, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो भाई? ठीक है। क्रोनोलॉजिकल टेम्पोरल, आप देख लो टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स, अब मैंने टाटा की कार ली तो टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेना तो बनता है भाई। पिछले 3 साल का इनका स्नैपशॉट मैंने लिया, तो देखो पिछले 3 साल की बात चल रही है ना, फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20। बिल्कुल सही बात है सर। फिर ये देखो ज्योग्राफिकल डेटा भी टाटा मोटर्स का है कि कनाडा में कितना बेचते हैं, यूके में कितना बेचते हैं, अमेरिका में कितना बेचते हैं, भारत में कितना बेचते हैं, वो पूरा हो गया यहाँ पर सर। ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन में अगली चीज आती है सर, फ्यू पॉपुलर डेटा क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनल और कार्डिनल। जो मैं क्वालिटेटिव वर्ड बोलता हूं ना, क्वालिटी को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है और ऑर्डिनल डेटा भी कहा जाता है। ऑर्डिनल का मतलब अगर तुम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो क्वालिटी के हिसाब से, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा आया हुआ है और उस बहुत सारे डेटा को तुम किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के हिसाब से बांट रहे हो। जैसे तुम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, तो तुमने क्या लिखा, टोटल इस कॉन्फ्रेंस में 500 लोग आए हैं, उसमें से कितने इंडियन है, कितने अमेरिकन है, कितने कनेडियन है, ये सारी चीजें तो जो तुम लिखते हो दैट इज ऑर्डिनल डेटा, बिकॉज यू हैव क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट। फिर आता है कार्डिनल डेटा। कार्डिनल डेटा मतलब जो अपन लोग फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना पूरा, वो क्या करते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा डेटा दिया हुआ है सर, सिंगल सिंगल लिखूंगा तो बहुत बड़ा लगेगा, तो मैंने उसको ग्रुप बना दिया, मतलब क्लास इंटरवल बना दी। तो क्लास इंटरवल बना देना भी तो अपने आप में इज अ कार्डिनल डेटा। और क्या, डेटा को क्वांटिटी के हिसाब से बांट देना, अरेंज करना, दैट इज कार्डिनल क्लासिफिकेशन। देखो ओलंपिक का मेडल है, अभी टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं, तो तुम्हारी जो ओलंपिक की शीट आएगी उसमें क्या आएगा, कंट्री वाइज क्लासिफिकेशन भी आएगा, हो गया ज्योग्राफी, और फिर ये भी आएगा गोल्ड कितना, सिल्वर कितना, ब्रॉन्ज कितना। ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, ये तुम्हारा ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन हो गया। करेक्ट है सर।
उसके बाद ये देखो तुम्हारा कार्डिनल डेटा, ये पूरा डेटा दिया हुआ, तुम क्लास इंटरवल बनाते हो मेरे साथ बैठकर, बनाए हो तुम कई बार। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करूं तो टेक्स्ट, टेबल और डायग्रामेटिक। सबसे ज्यादा मजा आता है सर हम लोगों को किसमें? सबसे ज्यादा मजा आता है टेबल में, क्योंकि टेबल ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करती, लेकिन एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है सर। अब देखो टेक्स्ट प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, टेक्स्ट मतलब डेटा को सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना। सर इससे क्या होता है, डेटा लेंदी भी होता है और समझने में मुश्किल भी होती है। फिर हम बनाते हैं टेबल। जब डेटा को तुम टेबल के फॉर्म में बनाते हो, उसको टेबुलेशन ऑफ डेटा बोलते हो। टेबल के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सर? टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि इट इज यूजफुल इन इजी कंपैरिजन, कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी प्रेजेंट किया जा सकता है। टेबल इज मस्ट टू क्रिएट अ डायग्राम, और कोई भी एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता बिना टेबल बनाए, तुम डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। ये देखो अब मैं तुम्हें इसमें नाम बताता हूं। अगर तुम सिर्फ ये ऑरेंज वाले पोर्शन की बात करोगे तो उसको कैप्शन बोला जाता है। अगर तुम पूरे शुरू के तीनों कॉलम की बात करोगे, तीनों रो के ये टोटल बॉक्स की बात करोगे, इसे बॉक्स हेड कहा जाता है। और अगर तुम इसकी बात करोगे लेफ्ट वाले साइड को, जो कि रो को डिस्क्राइब करते हैं, उसको STUB स्टब कहा जाता है। जहां एक्चुअल नंबर लिखते हो तुम, उसको कहा जाता है सर क्या? बॉडी। और जहां से तुमने ये डेटा कॉपी पेस्ट छापा हुआ है, सोर्स, सेकेंडरी डेटा का सोर्स, वो फुटनोट कहता है ना? चरणों में, चरणों में। फुटनोट मतलब चरणों में लिखे जाने वाला नोट, दैट इज फुटनोट। बढ़िया सर। और कुछ तो नहीं बचा इसमें? बढ़िया सर। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करूं तो डायग्राम क्यों आए सर? डायग्राम इसलिए आए दुनिया में क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी हुई थी, लिटरेचर में वो पीछे थे। तो भैया कोई ऐसे लेमैन जिनको नंबर का नॉलेज ही नहीं है, उनको भी अगर तुमको दिखाना है कि देखो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर अगर तुम्हें कोई हिडन ट्रेंड ट्रेस करना है, जैसे स्टॉक मार्केट में लोग ग्राफ रिवीजन करते हैं, ग्राफ चार्ट करते हैं, ग्राफ चार्ट्स को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हिडन ट्रेंड समझ में आते हैं। ठीक है सर। बट टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम। लेकिन एक बात जरूरी है कि भले इससे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन आता हो, लेकिन सबसे बढ़िया तो टेबल ही होती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट न्यू। अरे न्यू ही तो पढ़ रहे थे, ये क्या आ गया? टाइप्स ऑफ डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट। तो लाइन डायग्राम की अगर मैं बात करूं, लाइन डायग्राम क्या करता है, तुम्हारी एक्स और वाई की वैल्यू लेता है। जनरली एक्स में तुम्हारा टाइम होता है, मंथ, ईयर, ये सब चीजें। तुम पॉइंट्स को प्लॉट करते हो और फिर पॉइंट्स को जोड़ते जाते हो, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते जाते हो। इससे क्या होता है, तुम्हारा एक पूरा लाइन डायग्राम बन जाता है। अगर तुम्हारे डेटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो तुम बोलते हो यार इसका तो मैं डायग्राम बना ही नहीं पा रहा, तो ऐसे केस में तुम क्या करो, एक्स के साथ वाई लेने की जगह एक्स के साथ लॉग ऑफ वाई ले लो। लॉग ऑफ वाई लेने से वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाती है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू को तुम छोटा दिखा देते हो। तो लॉग वाई इज प्लॉटेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसके दो नाम है, लॉग चार्ट भी बोला जाता है, रेशियो चार्ट भी बोला जाता है। ये तुम्हारा मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ था ये वाला सवाल। टू और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट का मतलब मल्टीपल लाइन चार्ट। मान लो तुम्हें एक साथ दो सेम यूनिट, मतलब कंपनी ए का भी रेवेन्यू, कंपनी बी का भी रेवेन्यू, इसका डायग्राम बनाना है तो एक ही डायग्राम में बना देना, तो मल्टीपल लाइन चार्ट बना देना अलग अलग कलर की। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक जगह किसी का रेवेन्यू डेटा है, एक जगह कोई और ही यूनिट का डेटा है, और फिर भी तुम्हें एक ही डायग्राम में बनाना है, अब तुम जिद पकड़ के बैठ गए कि नहीं मैं तो एक ही में बनाऊंगा, एक ही में बनाऊंगा, मैंने बोला दूसरे में बना लो, नहीं 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 एक ही में बनाऊंगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मल्टीपल एक्सेस बना ले, मतलब दो दो वाई एक्सेस खोल लो, एक y1 खोल लो, एक y2 खोल लो। ठीक है, ये देखो सर प्रॉपर लाइन डायग्राम है तुम्हारा। ये 2009, 10, 11, 12 हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डायग्राम में अगर तुम्हारे पास कोई टाइम होता है ना, टाइम इज ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है सर। उसके बाद वाइड फ्लक्चुएशन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो वाइड फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए तुम इसको अगर y की जगह log y रख दोगे ना तो तुम्हारा काम आसानी से बन जाएगा। ये देखो वाइड फ्लक्चुएशन में तुमने log y को प्लॉट कर दिया। फिर मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है, ये देखो ग्रीन भी है पिंक भी है, क्योंकि दोनों क्या थे, दोनों ही तुम्हारे कंपनी के रेवेन्यू थे, दोनों ही लैक्स में थे, तो तुमने एक ही डायग्राम में बना दिया। लेकिन अब तुम स्टबर्न हो, तुम पीछे पड़ गए कि नहीं मल्टीपल एक्सेस चार्ट, मल्टीपल एक्सेस चार्ट, तो लो भाई मैंने मल्टीपल एक्सेस चार्ट बना दी, एक तुम्हारी एक्सेस यहाँ पर बना दी, ये y1 हो गई, एक y2 हो गई, ये y1 हो गई, ये y2 हो गई, क्योंकि एक देखो एक लाख में चल रहा है, एक पता नहीं नंबर्स में चल रहा है, इसलिए भाई एक में बनाना मुश्किल था। अगला डायग्राम आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या बोलता है, बार का मतलब क्या होता है, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, अरे वो बार नहीं रे भैया, बार का मतलब होता है रेक्टेंगल ऑफ सेम विड्थ डिफरेंट हाइट। तो विड्थ सेम रहेगी लेकिन हाइट जो है ऊपर नीचे होगी। किसके हिसाब से ऊपर नीचे होगी, डिपेंड करेगा y की वैल्यू क्या है। अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास कंपेरेबल डेटा, जैसे तुमने देखा होगा जब तुम क्रिकेट का मैच देखते हो तो एक बार चार्ट बना रहता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए, इंडिया ने कितने रन बनाए। तो जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग चल रही होगी किसी की भी, तो साथ में वो कंपैरिजन करके दिखाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप या मल्टीपल बार डायग्राम। फिर अगर तुम्हारे पास डेटा जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है, दो से ज्यादा मल्टीपल कंपोनेंट, तो एक ही बार के अंदर तुम मल्टीपल कलर के साथ उसके ब्रेकअप कर देते हो। वो वाला ब्रेकअप नहीं, ये ब्रेक बोल रहा हूँ, ब्रेकअप। ठीक है, फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम आर यूज। अगर तुम्हें परसेंटेज दिखाना है तो ये बहुत बढ़िया रहता है डायग्राम। अब देखो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल बार डायग्राम।
फिर तुम अगर ग्रुप्ड में चलेगा तो ये देखो तुमने ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू, उससे क्या हुआ तुम्हें हर साल में कंपनी ए का और बी का परफॉर्मेंस कंपैरेटिव तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर देखो अब तुमने क्या किया, तुमने बोला यार ये मेरी टोटल सेल्स है लेकिन इसमें प्रोडक्ट ए कितना है प्रोडक्ट बी कितना है, उसके लिए भी मैंने ब्रेकअप दे दिया, प्रोडक्ट ए बी ए बी ए बी। करेक्ट है सर, मजा आ रहा है। चलो पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट का पर्पस समझो पहले। पाई चार्ट का पर्पस ये होता है कि मेरा जो टोटल डेटा है उसको अगर मुझे टुकड़ों में बांटना है, जैसे अगर तुम्हारे पास केक आया है तो सब में बटेगा, तो केक सब में बटेगा तो कितना कितना बटेगा, अगर बराबर बांटना है तो 90-90 डिग्री बटेगा, समझ रहे हो ना। वही वाला फंडा यहाँ पर होता है, तुम्हारे पास एक केक है और केक में तुमको चीजों को बांटना है। तो अब देखो तुम्हारे पास मान लो वैल्यू दी हुई है, ये देखो ज्वेलरी का एक्सपोर्ट, इंडिया ज्वेलरी का कितना एक्सपोर्ट करता है 23 बिलियन, चाइना कितना करता है 15 बिलियन, ऐसे करके अपन ने टोटल ले लिया पूरा 76 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया का केक ये रहा 23, तो इंडिया 23 इसलिए बड़ा केक है ना। अगला बड़ा केक तुम्हारा ग्रीन वाला है चाइना। इस तरीके से तुमने पाई डायग्राम बनाया। तो केक में कितना बड़ा होगा वो कैसे पता चलेगा सर, कुछ नहीं होता भाई, पूरे केक का टोटल एंगल ले लो 360 डिग्री और जिसका जो भी वैल्यू अकॉर्डिंगली एंगल निकाल दो। जैसे अगर तुम्हें इंडिया का एंगल निकालना है तो तुम बोलोगे देखो भैया इंडिया की वैल्यू है 23 आउट ऑफ 76.8, तो हाउ मच इज द डिग्री, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी सिंपल सी बात है। 23 अपॉन 76.8 इंटू 360, ये आ रहा तुम्हारा 107 डिग्री। अब तुम डिग्री देखकर खुद ही समझ सकते हो, मोर देन 90 दिख रहा है तुमको, ये मोर देन 90 है ही, वो मोर देन 90 सर, 100 डिग्री के आसपास है, समझ रहे हो। बस यार हो गया और क्या। इसके साथ हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सही सही बताना मुझे, सही सही बताना, कम से कम समय में मैक्सिमम कवरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थम्स अप देकर बताओ, चलो थोड़ा सा थम्स अप देकर बताओ, मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है। बहुत मजा आ रही है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक दे दो, जस्ट सिंगल मिनट का मुझे ब्रेक दे दो, ठीक है। उसके बाद मैं वापस चालू कर रहा हूँ, थोड़ी सी सांस ले लूं मैं। चलो भाई आई एम बैक। सो मैं कल की लिंक क्रिएट करने गया था और कल की लिंक मैंने क्रिएट कर दी भाई तुम्हारे लिए, ताकि किसी का छूट ना जाए। पार्ट नंबर 2 की मैंने लिंक क्रिएट कर दी है, तो उसको तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर पिन करके रख दिया हूँ। अच्छा, तो अगली बात मैं क्या बोल रहा था तुमसे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके अंदर भी थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। डेटा अगर तुम्हारा बहुत बड़ा हो गया है तो तुमको क्या उसको ग्रुपिंग करनी है। तो पहले तो तुम ये देखते हो कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, अकॉर्डिंगली तुम एक पूरा टेबल बनाते हो जिसमें तुम एक कॉलम लेते हो वैल्यू का और दूसरा कॉलम लेते हो तुम किस चीज का, दूसरा कॉलम तुम लेते हो कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हुई है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक ऐसी टेबल जिसमें एक कॉलम में वैल्यू हो और दूसरी कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी हो। लेकिन क्या होता है जब डेटा और ज्यादा बड़ा होता है ना, तो तुम वैल्यू इंडिविजुअल वाली नहीं लेते, उसकी जगह तुम ग्रुप्ड वाला लेते हो, मतलब क्लास इंटरवल बनाते हो, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, ये सारी चीजें।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दो तरीके के देखे, पहला हो गया अनग्रुप्ड वाला, दूसरा हो गया ग्रुप्ड वाला। अनग्रुप्ड वाला मतलब वही नॉर्मल वाला कि x की वैल्यू है 2 3 4 5, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 2 4 3 7 कुछ भी। लेकिन फिर आता ग्रुप्ड वाला, व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ग्रुपिंग इज डन अमंग देम जनरली इन द असेंडिंग ऑर्डर, और हर एक ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। Frequency is assigned to each group and not individual value. This is called as grouped frequency distribution. कुछ बच्चे बीच में बोल रहे हैं पीडीएफ दे दो इस क्लास की, बेटा तुम पीडीएफ के पीछे पड़े रहोगे या समझ लोगे? पहले पहले समझ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद वापस आओगे, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? चलो नाउ ये देखो तुम्हारा सर क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाता है। कुछ भी नहीं है, सिंपल यार। यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि 30 पेज तुमने स्टैटिस्टिक्स के बुक के मैंने तुमको बना कर दिए, मैंने बोला चलो उसकी प्रूफ रीडिंग करो, मतलब चेक करो कि गड़बड़ तो नहीं है उसमें कुछ। तो तुम एरर बता रहे हो कि भैया 0 एरर आए थे, ऐसा 3 बार हुआ, 1 एरर आया था ऐसा 2 बार हुआ, वॉट इसको सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर तुम्हारी वैल्यूज अगर बहुत बढ़ जाती है, वो 36 बीबीए स्टूडेंट, वो पूरे उधम करने वाले स्टूडेंट बीबीए वाले, इनको जानते हो ना तुम, 36 बीबीए स्टूडेंट। तो 36 बीबीए स्टूडेंट्स जो हैं सर, उनके तुमने क्लास इंटरवल बनाए। यहाँ पर टेली मार्क का मतलब क्या होता है? टेली मार्क के मतलब में जल्दी बताओ, पहले कितनी वर्टिकल लाइन आती स्लैश होने से पहले? सर 1 2 3 4, उसके बाद काट देते हैं तो वो जाता है 5, फिर से 1 2 3 4, फिर काट दिया तो वो हो गया 5, ऐसे करके 10 पहुंच गए, ठीक है ना? वो याद रखना। क्लास लिमिट क्या होता है? क्लास लिमिट मतलब जो दिख रहा है बस, 10 से 19 लिखा हुआ है तो तुम्हारी लोअर क्लास लिमिट हो गई क्या भैया? 10, और अपर क्लास लिमिट हो गई 19। जैसे 20 से 29 लिखा तो लोअर क्लास लिमिट हो गई 20, अपर क्लास लिमिट हो गई 29। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ये 30 और ये 39, तो ये तो जो दिखता है वो बिकता वाला खेल है। तो जो सबसे नीचे दिख रहा है उसको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर दिख रहा है उसको अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। लेकिन अब जाते थोड़ा सा एक्चुअल वाले में। एक्चुअल में जाने से पहले मैं पहले तुमको दो क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। एक ऐसा भी क्लासिफिकेशन होता है जिसमें बीच में गैप होता है। जैसे अगर तुम 10 से 19 की बात कर रहे हो, फिर 20 से 29 की बात कर रहे हो, तो 19 से 20 के बीच की वैल्यू नहीं आ पाएंगी। ऐसा क्लासिफिकेशन बनाना तब तो ठीक रहेगा जब तुम्हारा डेटा डिस्क्रीट हो, क्योंकि डिस्क्रीट में तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग होती है। लेकिन मान लो तुम्हारा डेटा कॉन्टिन्यूअस वाला है, तो तुम मुझे बताओ कि ओवरलैपिंग बनाना ज्यादा सही रहेगा या नॉन ओवरलैपिंग बनाना ज्यादा सही रहेगा? सर अगर अगर मेरा डेटा कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उसमें वैल्यू 19.5 भी आ सकती है, 19.5 आ सकती है, तो ओवरलैपिंग बनाना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ओवरलैपिंग का मतलब, इसको ओवरलैपिंग इसलिए नाम दिया है क्योंकि 20 वैल्यू जो देखो ओवरलैप कर रही है दोनों में, 30 भी दोनों में ओवरलैप कर रही है, इसलिए इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब मेरी बात दूसरी समझना ध्यान से भाई लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ही ओवरलैप बोलते हैं और म्यूचुअली इंक्लूसिव को ही नॉन ओवरलैप बोलते हैं। अभी सवाल उठता है सर कि इसको नॉन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? देखो क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जर्वेशन है 20, तो 20 को तुमको वहां से एक्सक्लूड कर देना है जहां वो यूसीएल है, तो 10 20 से इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो क्योंकि अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं इसलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है, सिंपल। तो 20 को तुमको कहां लेना है? 20 30 में। 30 को तुमको कहां लेना है? 30 40 में। अच्छा, क्या ये वाला कंफ्यूजन तुम्हारा यहां पर आता है? सर ये वाला कंफ्यूजन हमारा नॉन ओवरलैपिंग में आता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर 20 तो सिंपल सी बात है 20 से 29 में आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। चलो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये वो है सर जहां पर आप लोग कॉमन क्लास लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हो फ्रॉम यूसीएल और उसको इंक्लूड कर देते हो जहां वो एलसीएल है, ठीक है सर। सिमिलरली नॉन ओवरलैपिंग में तो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, क्योंकि वो तो वैसे भी सेपरेट सेपरेट होता है। उसके बाद आती है क्लास बाउंड्री की बात। क्लास बाउंड्री की बात ये है सर कि देखो एक घर बना हुआ 10 से लेके 19 तक, ये तिवारी जी का है, ठीक है, और ये हमारे उसका है भाई जो बिल्कुल काम नहीं करता ना, अनएम्प्लॉयड, क्या बोलते हैं उसको जो अनएम्प्लॉयड रहता है? हाँ, विभूति नारायण, ठीक है। तो उन दोनों के घर के बीच में क्या, यहाँ खाली स्पेस है, लोग कचरा डाल के जाते थे, गुटका उटका खा रहे हैं, पुचुक पुचुक करके निकल लिए वहां से लोग। या फिर बोल सकते हैं हाँ कि यहाँ पर नाला है, नल्ला है, नल्ला, ठीक है। मैं वो वाले नल्ले की बात नहीं कर रहा, मैं नाले वाले नल्ले की बात कर रहा हूँ, मैं विभूति नारायण की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है हमारे तिवारी जी यहाँ से आए भाभी जी के पास, और भाभी जी को बोला भाभी जी वो बीच में लोग बहुत कचरा करके जा रहे हैं, एक काम करें क्या, थोड़ी सी दीवार आप भी बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी दीवार हम भी बढ़ा देते हैं, बीच में हमारी बाउंड्री वॉल हो जाएगी। भाभी जी बोले बहुत बढ़िया आइडिया है तिवारी जी, बट आपके होठ अभी भी फड़फड़ा रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है। तो फाइनली ये बात हो गई कि कुछ नहीं सर, 19 को तुम खींच के लेके चले जाओ 19.5 तक, और 20 को तुम पीछे लेकर आ जाओ 19.5 तक। कहने का मतलब जो भी खाली स्पेस होगा ना, उसमें पीछे वाले को आधा आगे करेंगे और आगे वाले को थोड़ा पीछे करेंगे, 0.5। समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई? हैव यू गॉट इट? ठीक है, तो शिवम बोल दिया आई लाइक इट सक्सेना। तो हमारे साथ बहुत सारे सक्सेना बैठे हुए हैं, सारे सक्सेना यहाँ पर आई लाइक इट लिख दीजिए। चलिए, जिसको जिसको समझ में आ गया आई लाइक इट, जल्दी से जल्दी। जितने लोगों को समझ में आ गया आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। सबको कूटू मैं, सबको मारूं, क्योंकि सक्सेना को तो मारते हैं तब मजा आता है ना, उसको तो तभी। वही तो हमारा पुरुषोत्तम भाई है, पुरुषोत्तम भाई, धंधा करो तो बड़ा करो वरना मत करो, ठीक है सर, सही बात है।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन में देखो क्या है कि बीच में तुम्हारा गैप होता ही नहीं है, तो यहां पर तो इसकी जरूरत ही नहीं है, जो क्लास बाउंड्री वही क्लास लिमिट। फिर से सुनना मेरी बात, कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर मेरे को तो मिल ही नहीं रहा था, यहाँ पर कैसे निकालूं मैं यूसीबी एलसीबी। वहां जरूरत ही नहीं है, वहां ऑलरेडी तुम्हारी बाउंड्री वॉल में कोई गैप ही नहीं है। दिक्कत तो वहां आती है जहां ओवरलैपिंग नहीं होती, जहां बीच में गैप छूट जाता है, वहां लोग कचरा डालकर चले जाते हैं, वहां पर सर हम लोग इसका यूज करते हैं क्लास बाउंड्री का। ठीक है, चलो सर अब बात आती है मिड पॉइंट, क्लास मार्क या मिड वैल्यू। किसी को याद है इसका यूज कहां होता था सर? सर इसका यूज तो कई जगह पर होता था। इसका यूज अगर सबसे पहले बताऊं तो अरिथमेटिक मीन अगर तुमको निकालना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तुमको क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू लेनी पड़ती थी। उसी को मिड वैल्यू बोलते हैं, उसी को क्लास मार्क बोलते हैं और उसी को मिड पॉइंट भी बोलते हैं। मिड पॉइंट या मिड वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है, या तो तुम एलसीएल प्लस यूसीएल अपॉन 2 कर दो या फिर एलसीबी प्लस यूसीबी अपॉन 2 कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तुम क्लास लेंथ पढ़ने जाते हो तब तुमको स्ट्रिक्टली एलसीबी माइनस यूसीबी लेना है। फॉर एग्जांपल ये वाला क्लासिफिकेशन देखो, तुम 19 और 10 लिखा हुआ है, तो तुमको यहां पर क्या करना है, क्लास लेंथ निकालने के लिए तुम्हें 19.5 माइनस 9.5 करना है, दैट इज 10। समझ रहे हो? गलती से भी 19 माइनस 10 मत कर देना भैया, वरना गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है सर, ओके रिपोर्ट। नाउ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? जा 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 जा। अच्छा ऑगी बनाते जहां पर सर उसकी बात कर रहे हो? जी हाँ। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन का मतलब होता है कोई भी तुम्हारा क्लास इंटरवल बना हुआ ना, जैसे ये 44 से 48। अच्छा सुनो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं थोड़ा शांति से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो प्लीज शांति से पढ़िए इसको, ठीक है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी। ये 44 और 48, जल्दी बताओ 44 से 48 का यूसीबी क्या होगा? यूसीबी, यूसीबी सर इसका यूसीबी होगा 48.5, क्योंकि कचरे वाला वो है क्लासिफिकेशन जहां पर लोग कचरा डालकर चले जाते हैं। 53.5, 58.5, 63.5, 68.5, 73.5। अब मेरी बात सुनना ध्यान से भाई लोग, अगर मैं तुमसे पूछूं कितने ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 48.5 से छोटी है, लेस देन 44 48.5, तुम बोलोगे 3। फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कितने ऑब्जर्वेशन है जिनकी वैल्यू 53.5 से कम है, तो तुम बोलोगे 3 + 4 7। फिर अगर मैं तुमसे पूछता हूं कितने ऑब्जर्वेशन है जिनका 58.5 से कम है, तो तुम बोलोगे 3 + 4 7 + 5 12। मतलब समझ रहे हो, तुमको आगे तक का टोटल करते जाना है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो 3 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 7 19 हो गया, 19 और 9 28 हो गया, 28 और 8 36 हो गया। बस खत्म बात। मजा आ गया सर बॉस, जबरदस्त मजा आ गया। फिर मोर देन टाइप, मोर देन टाइप क्या बोलता है? मोर देन टाइप बोलता है, सुनो भाई, 48.5 से ज्यादा वाले कितने ऑब्जर्वेशन है? तो मैंने बोला ये 3 छोड़कर बाकी सारे 48.5 से ज्यादा हैं, तो 33 हो गया। फिर इसमें से तुम 7 छोड़ दो तो बाकी बचा हुआ आ जाएगा, तो 33 - 7 26 होता है शायद, 26 - 12 हो जाएगा तुम्हारा 14 14 नहीं गड़बड़ कर रहा हूं मैं। 33 - 4 29, 29 ये हो जाएगा 24, 24 - 7 17, 17 - 9 हो जाएगा तुम्हारा 18, सॉरी 8, और उसके बाद 8 - 8 0। सिंपल सा फंडा ये है सर, यूसीबी बीच में बैठा हुआ है, यूसीबी से कम 3, यूसीबी से ज्यादा 33, यूसीबी से कम 7, यूसीबी से ज्यादा 29, यूसीबी से कम 12, यूसीबी से ज्यादा 24, यूसीबी से कम 19, यूसीबी से ज्यादा 17। इसीलिए तुम देखोगे ना, तो अगर इन सब का टोटल 36 आएगा, ये देखो। और अगर तुम्हें मैं तो तुमको ये बोलता हूं भाई, अगर तुम्हें गड़बड़ लगती किस चीज में, अगर तुम्हें ये निकालते नहीं बनता ना मोर देन टाइप, कोई बात नहीं, 36 में से माइनस करते जाना, लेस देन टाइप को तुम्हारा काम हो जाएगा। और वैसे भी मोर देन टाइप का कोई यूज नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा भाई मोर देन टाइप का कहीं यूज होता हो। लेस देन टाइप को तो फिर भी हम मीडियन में यूज करते हैं, तो बड़े काम की चीज है हमारे लिए, पर मोर देन टाइप को वैसे भी कहीं यूज नहीं होता है। चलिए सर, अगला था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कितना भरा भरा है, तो कौन सा क्लास इंटरवल तुम्हारा कितना ज्यादा भरा हुआ है, इसके लिए तुम क्या करते हो कि क्लास इंटरवल में की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी क्लास लेंथ लेते हो और उसको डिवाइड कर देते हो 3/5, तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। चलो सर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, कि भाई अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है तो उसमें से इस वाले क्लास इंटरवल में कितने परसेंटेज डेटा बैठा हुआ है। तो अगर तुम सिंपली डेसिमल में लिखोगे तो उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलोगे, और परसेंटेज टर्म्स में लिखोगे तो परसेंटेज बोलोगे। कहने का मतलब बोथ आर द सेम थिंग, रिलेटिव और परसेंटेज, बस यहां पर पॉइंट में आंसर आता है और यहां पर
परसेंटेज में आंसर आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये हो गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तुम निकाल लेना, मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। अब आखिरी पॉइंट आता है चैप्टर नंबर 14 का, दैट इज कि जो हमने फ्रीक्वेंसी का डेटा पढ़ा हुआ है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो सर यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के डायग्राम और एक कर्व का एग्जांपल आता है। डायग्राम की बात करूं तो सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम। देखो हिस्टो का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है हिस्टोग्राम और एक वर्ड होता है हिस्टोरीग्राम। अगर हिस्टोग्राम तुम्हारा वर्ड है ना तो तुम ये वाला डायग्राम बनाओगे। अगर हिस्टोरीग्राम है, हिस्टोरीग्राम कोई डायग्राम नहीं होता, उसका मतलब होता है टाइम सीरीज। हिस्टोरीग्राम वर्ड का मतलब होता है टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम वर्ड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बार डायग्राम। अब देखो क्या करोगे तुम, सिंपली तुम हर एक वैल्यू का क्लास लिमिट्स लोगे, क्लास बाउंड्रीज लोगे, लोअर और अपर वाली, फिर उनको यहाँ पर प्लॉट करते जाओगे। जैसे यहाँ पर है तो तुमने कर दिया यहाँ पर 44.5 से लेके 48.5 से लेके 53.5, ऐसे करके तुम आगे जा रहे हो। 43.5 है ना, मतलब मैं अभी पूरा बना नहीं रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे को सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ाना है, तो एलसीबी यूसीबी ये चीजें तुम्हारे पास यहाँ पर सामने आएंगी। अब ध्यान से सुनना, हिस्टोरीग्राम इन केस ऑफ अनइवन क्लास लेंथ, अगर तुम्हारी क्लास लेंथ, अच्छा बार डायग्राम और इसमें फर्क क्या है, बार डायग्राम में तुम्हारे जो बार होते हैं ना उनमें गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में तुम्हारे बार में गैप नहीं होता। दूसरी बात यह है सर, अगर तुम यहाँ पर क्या करोगे, सबसे ऊपर वाले को ऐसे काटोगे और इस वाले को काटोगे, इन दोनों को जब जोड़ के नीचे लेकर आओगे ना तो ये तुमको मोड मिल जाएगा। तो ये भी पेपर में बहुत सवाल आता है कि बताइए हिस्टोग्राम की मदद से क्या निकाला जा सकता है, तो तुम बोलोगे मोड निकाला जा सकता है। अगला हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइवन क्लास लेंथ, मान लो तुम्हारी क्लास लेंथ ही अनइवन है, कोई इतना चौड़ा है कोई इतना चौड़ा है, तो ऐसे केस में तुम वाई एक्सिस में, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे थे ना, अब वाई एक्सिस में तुम फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते, तुमको वाई एक्सिस में यूज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। थ्योरेटिकल पॉइंट। चलिए सर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन का मतलब तो तुमको पता है, अगर तुम पॉइंट को जोड़कर, लाइनों को जोड़कर एक क्लोज्ड डायग्राम बना देते हो तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि तुमने जितने भी पॉइंट्स को प्लॉट किया ना उन सारे पॉइंट्स को जोड़ो, जोड़ने के बाद एक पॉलीगॉन बना दो पूरा, ये पॉलीगॉन बन गया, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मोर फेवरेबल इन केस ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये थ्योरी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रुप बट इट इज प्रेफरेबल फॉर अनग्रुप्ड। ठीक है, हाँ ओलिगोपोली कहां से आ गए रे बाबा, ऑगिव्स, ऑगिव्स मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यही मैं बोल रहा था, जा 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 जा, तो कुछ नहीं होता भाई, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव, ये लेस देन टाइप ऊपर जा रहा है, मोर देन टाइप नीचे आ रहा है। एक बात याद है, मैंने तुम लोगों को बचपन बोल रहा हूँ, कुछ दिनों पहले बोला था कि नवंबर वालों के लिए मैं तारा रारा नहीं बोलता, तो नवंबर वालों के लिए तारा रारा ना बोलकर क्या बोलता हूँ, सबको समझ में आ गया तो बोलो जा 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 जा, उनके लिए ये नया है। ठीक है ठीक है, तो अब तुम लोगों को भी बता दिया मैंने, पहले सोचा था तो तुम लोगों को नहीं बताऊंगा पर अब बता दिया मैंने। अब तो तुम फाउंडेशन में कुछ ही दिनों के मेहमान हो भाई, उसके बाद तो इंटर में आओगे, है ना, तो इंटर की तो अलग ही कहानी चलेगी, वहां तो इतने प्रैक्टिकल एग्जांपल आएंगे कि और आनंद आ जाएगा तुमको। चलो, इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एरिया डायग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे बनाओ तुम, लेकिन थोड़ा सा ऐसे माहौल के हिसाब से कि बढ़िया कर्व बना दिया तुमने, ठीक है, तो इट इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व। तो ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट नहीं चलना है, थोड़ा सा कैजुअल चलना, कैजुअल ऐसे हवा हवा में से स्मूथ कर्व बना दो। ठीक है, चलो सर, अब कर्व हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं सर, जैसे कि बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है, दूसरे बाद यू शेप्ड होता है, जे शेप्ड होता है, मिक्स्ड कर्व होता है। हो गया, इसके साथ हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। हाउस द जोश, गिव मी योर थम्स अप, 2000 थम्स अप फिर से हो जाने चाहिए। अब मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ज्यादा समय चैप्टर 14 में इसलिए लगा क्योंकि चैप्टर 14 इज कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर। अब सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन का थ्योरी में समय नहीं लगेगा क्योंकि हमको क्वेश्चंस करने नहीं, सिर्फ थ्योरी और थ्योरी करते जाना है। सबसे पहले सर, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा की टेंडेंसी होती है, सेंटर में वो क्लस्टर हो जाता है, इसी टेंडेंसी को सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। और जो वैल्यू, जो सेंटर वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करती है, उस सिंगल सेंट्रल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। There are different measures of central tendency, AM, median, mode, GM, HM। अगर मैं AM में चलूं तो फॉर्मूला तुमको नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी के केस में सिग्मा fx अपॉन सिग्मा n होता है, सिग्मा f होता है। उसके बाद सर स्टेप डेविएशन मेथड जो तुम पढ़ते हो, इट इज ओनली फॉर व्हाट, फॉर्मूला बेस्ड ऑफ व्यू। अदरवाइज हमारे पास तो कैलकुलेटर है, तो हम लोग क्यों टेंशन लें सर। उसके बाद दूसरी बात ये है सर तुम्हारे पास, दूसरी बात ये, एग्जांपल को छोड़ो, इसको भी छोड़ो, प्रॉपर्टीज। अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक मीन इज आल्सो कांस्टेंट। उसके बाद अलजेब्रिक सम ऑफ सेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर AM इज 0। अगर तुमने तुम्हारा AM निकाला, हर एक ऑब्जर्वेशन को AM से माइनस कर रहे हो, अच्छा ये सवाल तुम्हें दिखेगा प्रैक्टिकल, दिखेगा बड़ा सा सवाल, लेकिन होगा ये थ्योरी सवाल, तो जिनको प्रॉपर्टी पता होगी वो कर पाएंगे। फिर आता है हमारा फेवरेट, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक एक डेडिकेटेड वीडियो जो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पर लेकर मैं आया था अभी तक नहीं देखा है? एक बार डाउट वाला साइन करना, वो जो डाउट वाला साइन होता है ना, कितने लोगों ने नहीं देखा? ये देखो, हद हो गई, मतलब
हद हो गई। वही मैं सोचूं उसमें सिर्फ 200 लाइक्स क्यों आए थे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला। अभी अब भी अपलोड कर रहा हूं मैं, अभी दे रहा हूं तुमको, टेंशन मत लो, अभी दे रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो तुम्हें देखना बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूं भाई। अगर तुम उसको आज देख लोगे ना, अगर तुम उसको आज देख लोगे, तुम ओरिजिन और स्केल का एक भी सवाल कभी गलत नहीं करोगे। चलो भाई, तो इसको मैं अब पिन कर रहा हूं, क्योंकि अब कल की क्लास की पिनिंग तो हो गई है और तुम लोगों ने अभी तक एनरोल कर भी लिया होगा उसको। तो ये लीजिए सर, तो प्रीमियर करवाया था मैंने ये वीडियो, और बहुत शिद्दत से तुम्हारे लिए जी जान से मैंने वो वीडियो बनाया था। फॉर्मेट भी उसका अलग है, बहुत अलग तरीके से मैंने बनाया है। तो एक बार उसको जाकर देखना भाई, तुम्हारे ओरिजिन और स्केल के सारे डाउट। आवाज कहां से आने लगी भाई? डर गया रे भाई, मैं डर गया। ये क्या हो गया? अरे बाप रे, अरे भाई साहब मैं खुद डर गया, ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ था बताऊं मैं? वो यूट्यूब में वो कॉपी पेस्ट करने गया था ना, तो एक ऐड चालू हो गया था, मुझे लग रहा है बाहर से आवाज आ रही है। चलो सर, तो सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब कोई भी वैल्यू को ऐड करो या लेस करो उसका भी इफेक्ट आता है, कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो उसका भी इफेक्ट आता है। कहने का मतलब ये है सर कि अगर तुम लीनियर इक्वेशन भी बना दोगे ना, और उसमें एक्स की वैल्यू की जगह एक्स का मीन डालोगे, तो तुमको वाई का मीन मिल जाएगा। राइट सर? चेंज ऑफ ओरिजिन तो तुमने देखा ही था, चेंज ऑफ स्केल भी देखा था, दोनों को मिलाकर भी देखा था। ये वाले एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए थे सर। अगली प्रॉपर्टी आती कंबाइंड एम, ये तुमको फॉर्मूला याद रखना है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। उसके बाद मीडियन आया था, मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। उसमें सर ऐसी बात है कि अगर तुम डिस्क्रीट की बात कर रहे हो तो ऑड नंबर में क्या होता है कि बीच की वैल्यू तुरंत मिल जाती है। ध्यान ये रखना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मत भूलना। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो दो वाली जो वैल्यू होती है, बीच की दो वैल्यू, उनका एवरेज निकाल देते हैं सर। उसके बाद सर मीडियन का फॉर्मूला तो तुमने देख ही लिया था। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में तुमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाने के बाद n/2 देखो, और ये देखो कि n/2 की वैल्यू कहां बैठी हुई है। n/2 की वैल्यू जहां भी बैठी हुई होगी, फिर मीडियन निकालने के लिए तुम करोगे मीडियन क्लास L1 प्लस n/2 माइनस NL/NU माइनस LN इंटू क्लास लेंथ। ठीक है सर, ये फॉर्मूला था तुम्हारे पास, और ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। जिनको प्रैक्टिकल में भी रिवीजन करना बाकी है, मैंने जो सीए लाइव डेली की लिंक पिन करी थी ना बेटा, उस लिंक में चले जाना। और हमारे वो सीरीज का नाम क्या था बेटा? रिवीजन मोड ऑन। रिवीजन मोड ऑन का लेक्चर नंबर 2 देख लेना, उसमें तुम्हारा ये हो जाएगा काम। लेक्चर नंबर 1 में ही है शायद। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन में सर हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कि अगर तुम्हारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से तुम मीडियन का डिफरेंस निकालते हो, जिसको तुम डेविएशन बोलते हो, अगर वो डेविएशन तुम्हारे एब्सोल्यूट वाले हैं, एब्सोल्यूट, मिनिमम बोलने से पहले एब्सोल्यूट बोलो, एब्सोल्यूट डेविएशन का सम निकालोगे तो उसका डेविएशन का सम तुम्हारा मिनिमम आएगा, जीरो नहीं आएगा, मिनिमम। ठीक है सर, और क्योंकि वो एब्सोल्यूट डेविएशन है। बाकी चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल में तो कुछ बताने की बात ही नहीं सर, सेम होता है, बिल्कुल 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 सेम होता है। ये क्या हो गया? लो भाई, रिपीट हो गई डेटा, डेटा रिपीट हो गया, कॉपी पेस्ट डबल हो गया लगता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ। वही मुझे लगा कि 350-400 पेज का कहाँ से नोट्स हो गया आज का, मैं खुद डर गया था देख के। अब ठीक है, चलो अगला है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू होता है सर, पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या भाई है? तुम्हारे पास सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, उसको तुमको दो बराबर टुकड़े में बांटना है, तो मीडियन बीच से लाइन कर दो। चार बराबर टुकड़े में बांटना, तो तीन जगह पार्टीशन कर दो। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, जितना भी तुम्हारा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट होता है उससे एक कम तुम्हारी नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज होती है। जैसे अगर मीडियन की बात करूं, दो इक्वल पार्ट तो सिर्फ एक ही मीडियन आएगा। क्वार्टाइल की बात करूं तो चार इक्वल पार्ट, तो देयर विल बी ओनली 3 क्वार्टाइल। डिसाइल की बात करूं तो 10 और 9, और परसेंटाइल की बात करूं तो 100 और 99। क्या सिंबल क्या होता है इसका? सर मीडियन का तो सिंपली एम ही होता है, क्वार्टाइल का होता है Q1 Q2 Q3, और अगर इसकी बात करूं तो D1 D2 D3 से लेकर D9 तक, आखिरी वाला D9 है, और ये हो जाएगा P1 P2 P3 से लेकर P99 तक। नाउ पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। अगर तुम्हें पार्टीशन वैल्यू का मोड निकालना है तो n+1 तो फंडा फिक्स है, बस p की वैल्यू चेंज करते रहो। p की वैल्यू कैसे याद रखना है? मान लो तुमको 7th डिसाइल निकालना है, तो तुम याद करोगे डिसाइल मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10, सातवां डिसाइल मतलब इंटू 7, तो 7/10। समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी बात होती है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए थे, वो पढ़ाने के लिए मैं वैसे रिवीजन ले ही नहीं रहा हूँ। पार्टीशन वैल्यू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हो? बिल्कुल मीडियन जैसा फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ दो तीन चीजें तुम्हें चेंज करनी है। पहली, वहां n/2 होता तो यहाँ n/4 हो जाएगा, या 3n/4 हो जाएगा। वहां मीडियन क्लास निकलती थी तो यहाँ पर क्वार्टाइल क्लास निकलेगी। सिंपल सी बात, ये बाकी पूरा फंडा सेम है सर, और कुछ अलग नहीं है। मोड की बात करूं सर, तो मोड क्या होता है? मोड मतलब होता है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मोड के साथ गजब बेइज्जती ये है कि मोड कहता है कभी मैं सिंगल भी निकलूंगा, कभी मैं डबल भी निकलूंगा, कभी मैं दो से भी ज्यादा निकल जाऊंगा, कभी मैं कुछ भी नहीं निकलूंगा।
तो जी का पावर 10 भी है हमारा, मोड तो बेचारा जी का पावर 10 भी है। तो मोड इज ऑब्जर्वेशन रिपीटिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दो से ज्यादा ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो बाय मॉडल कहलाएगा, और अगर एग्जैक्टली दो मोड है तो बाय मॉडल कहलाएगा, दो से ज्यादा में मल्टी मॉडल कहलाएगा। और अगर सारे ऑब्जर्वेशन की सेम फ्रीक्वेंसी तो मोड इज नॉट डिफाइंड, और मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, यही उसकी एक बेचारे की तकलीफ है। मोड का फॉर्मूला कुछ नहीं सर, f0 माइनस f माइनस वन, 2f0 माइनस f माइनस वन माइनस f1 इंटू क्लास लेंथ L1। इसके लिए तुमको ढूंढना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो बहुत इजी होता है सर, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसको मॉडल क्लास कहा जाता है, सिंपल सी बात है। नाउ सर फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया थोड़ा सा तुम्हारा। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड की अगर मैं बात करूं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, मोड इज आल्सो कांस्टेंट। दूसरी बात, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, बेचारे की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं, सारी उधार की प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, एम्पेरिकल रिलेशनशिप ये बोलता है कि मीन, मीडियन, मोड अगर तुम्हारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन, मोड हमेशा बराबर होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मॉडरेटली स्क्यूड, थोड़ा सा टेढ़ा मतलब मॉडरेटली स्क्यूड, तो फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड, 3 मीन माइनस मीडियन। अब ये जो टेढ़ा वेड़ा होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डायग्राम वाइज, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एकदम बेहतरीन, सिमेट्रिक बराबर। असिमेट्रिक मतलब या तो इस तरफ टेढ़ा या तो उस तरफ टेढ़ा। असिमेट्रिक में भी दो होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव कैसे पता चलता है? अगर तुम्हारे मीन की वैल्यू ज्यादा है और मीडियन की छोटी और मोड की और छोटी तो पॉजिटिवली स्क्यूड। अब देखो ना तुम, सबसे ज्यादा तुम्हारा मीन है इसलिए मीन सबसे बाद में आ रहा है, मीडियन पहले आ रहा है, मोड सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू में अगर तुम जाओगे तो मीन सबसे लास्ट में है। तो जहां मीन सबसे बड़ा वो पॉजिटिवली स्क्यूड, जहां मीन सबसे छोटा वो नेगेटिवली स्क्यूड, और जहां तीनों बीच में बराबर उसी को कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ने तुमको क्या सिखाया? सबको प्रोडक्ट कर दो और उसके बाद रूट्स लगा दो, प्रोडक्ट भी कर दो और सबको रूट्स भी लगा दो। मैं 10 मिनट से टाइम एक्सटेंड कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर अ गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सबको मल्टीप्लाई कर दो 1 by n। इंपॉर्टेंट बात थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है सर यहाँ पर कि अगर तुम nth रूट निकाल रहे हो, ये ध्यान रखना जीएम सिर्फ उसी का निकलेगा जो वैल्यूज नॉन नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव वैल्यूज चलती नहीं, जीरो भी नहीं चलता यहाँ पर, ओनली पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस आर हेल्पफुल। उसके बाद सर जीएम का फॉर्मूला तो तुमने देख ही लिया था, ऑप्शन से कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला तो फ्रीक्वेंसी ऊपर चली जाती पावर में, दैट्स इट। उसके बाद अगर मैं जीएम की प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर तुमने तुम्हारे ज्योमेट्रिक मीन का लॉग निकाल दिया, उसकी जो वैल्यू आएगी ना वही तुम्हारे लॉग के हर एक वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन के हर एक ऑब्जर्वेशन के लॉग के अरिथमेटिक मीन के बराबर आएगा। तो क्या किया मैंने, x का log x निकाला, सबको टोटल किया, डिवाइडेड बाय n किया, तो ये हो गया एवरेज ऑफ योर log x, और यहाँ पर log g के बराबर कर दिया। ठीक है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, जीएम इज आल्सो कांस्टेंट। वेरी गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल जीएम। ठीक है सर, वही सेम चीज रेशियो में भी काम करती है, बहुत चिल्टू सी प्रॉपर्टी है। हार्मोनिक मीन का तो नाम ही बढ़िया है सर। पहली बात तो ये नॉन जीरो में अप्लाई होता है क्योंकि तुमको रेसिप्रोकल निकालना है और जीरो का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होता। सो हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द एएम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और मुझे पता है कि तुमको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आती है, मैंने स्टेप वाइज तुमको सिखाया था, आज नहीं सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कि 1/x की जगह f/x कर देना और छोटे n को बड़ा n कर देना। बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एचएम की अगर मैं बात करूं, वही उधार वाली प्रॉपर्टी कांस्टेंट। उसके बाद कंबाइंड एचएम याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, n1 + n2 अपॉन n1 अपॉन h1 + n2 अपॉन h2। उसके बाद ये वाला एग्जांपल होगा। ठीक है, एग्जांपल को गोली मारो, कब को क्या यूज करना है, जीएम, एचएम और एएम किसको कब यूज करना है। अगर तुम्हारा डेटा मैं बोल सकता हूँ रेशियोज वाले फॉर्म में तो जीएम एचएम दोनों लगते हैं। अब रेशियोज भी कौन से टाइप के रेशियो, अगर परसेंटेज वाले रेशियो हैं तो जीएम लगेगा, दूसरे वाले रेशियोज मतलब स्पीड हो गया, लेबर रेट पर यूनिट हो गया, ये सब चीजों के लिए एचएम यूज कर लेना। और जहां पर रेशियोज की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ कोई अदर ही चीज है, देन फॉर ऑल अदर एवरेजेस वी कॉल इट एज एएम, हम लोग यूज करेंगे एएम। वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है थ्योरी में, अगर तुम्हारे सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो एएम जीएम एचएम की वैल्यू भी सेम आएगी। अगर तुम्हारे सारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं तो एएम सबसे बड़ा, जीएम उससे छोटा, एचएम उससे छोटा। अगर तुम्हारे सारे ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया, जनरल पूछ रहा है, तो एएम इज मोर देन इक्वल्स टू जीएम इज मोर देन इक्वल्स टू एचएम। मतलब पहले और दूसरे को कंबाइन कर दो। ऐसे ये इसको सिर्फ तब कंबाइन करोगे जब कुछ भी ना दिया हो, ना तो सेम वर्ड लिखा हो ना तो डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा हो। सेम वर्ड की जगह एक और वर्ड लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, आइडेंटिकल लिखा होता है क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ लोकल डब्बा है, हाइड्रा डेविल बोल रहा है लोकल जनरल डब्बा हो
तो मोर देन इक्वल टू लगा देना, ठीक है हाइड्रा, बहुत बढ़िया आइडिया बताया तुमने। वेटेड एवरेज का मतलब होता है सर, अगर तुम्हारे पास डेटा में हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है, मतलब ऑब्जर्वेशन जो है सारे उनकी बराबर इज्जत नहीं है, अलग अलग इज्जत देनी है तुमको, तो इंपॉर्टेंस लगाने के लिए वेट डाल देते हैं। अब वेट लगा दो चाहे कुछ लगा दो, इट इज जस्ट एज गुड एज फ्रीक्वेंसी। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम बदल जाता है। देखो फॉर्मूले सारे वही हैं जो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी के, वही वेट वाले हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पेपर में बहुत आता है, इफ देयर आर ओनली टू ऑब्जर्वेशंस देन अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। वेरी गुड सर। अगली बात है जनरल रिव्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आएंगे इस चीज से, सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, एएम जीएम एचएम तीनों हो गए। रिजिडली डिफाइंड की बात करूं तो सारे के सारे रिजिडली डिफाइंड है, बेचारा एक छूट जाता है जिसका नाम है मोड। सिंपल टू कैलकुलेट होते हैं सर एएम और मीडियन। अमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, एएम जीएम एचएम ही मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, मीडियन। सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, दैट इज आल्सो मीडियन। ओवरऑल अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो एएम है, लेकिन अगर ओपन एंड में बेस्ट की बात करूं तो मीडियन है। इसके साथ हमारा ये भी कंप्लीट। अब हम आ चुके हैं डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन का मतलब होता है ये दूरियां फिलहाल है, तो डिस्पर्जन है सर दूरियां। डिस्पर्जन बोलती है कि तुम्हारे सेंट्रल टेंडेंसी से तुम्हारी वैल्यूज कितनी कितनी दूर है ना, उसका मेजरमेंट कहलाता है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में सर दो चीजें होती हैं सर, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। अगर तुमको सिर्फ डिस्पर्जन निकालना है तो एब्सोल्यूट निकाल दो, लेकिन अगर तुमको कंपैरेटिव डिस्पर्जन निकालना है, मतलब दो डेटा के बीच में कंपेयर करना है किसका डेटा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, कितना कंसिस्टेंट है, तो तुम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हो। ये विद यूनिट आंसर आता है, ये विदाउट यूनिट आंसर आता है, इसलिए इसको कोफिशिएंट में आंसर बोलते हैं। रेंज सबसे टफ फॉर्मूला दुनिया का, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के केस में लार्जेस्ट का मतलब होता है यूसीबी ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है एलसीबी ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। आगे आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। इसको तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं बोल सकते, दिस इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कोएफिशिएंट वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका आंसर जो आता है सर वो आता है हमारा वैल्यू, यूनिट लेस आता है, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग चले गए चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। तो अगर मैं डिस्पर्जन की बात करूं, नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, नॉट बाय द साइन बट ओनली बाय द वैल्यू। इस वजह से हमको पता चला था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव। बढ़िया सर। फिर अगली प्रॉपर्टी थी फीचर्स ऑफ रेंज, बहुत इजी है लेकिन नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इसलिए हमने बोला था वी नीड इंप्रूवमेंट, इसलिए आ गया था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तुमको निकालना डेविएशन है, फिर डेविएशन के एवरेज भी निकालना है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि दूरियां कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए तुमको एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। और यहाँ एप्रोप्रिएट का मतलब है मीन, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम, कुछ भी आ सकता है। बहुत बढ़िया सर, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये होगा 1/n सिग्मा x माइनस a, और उसके बाद अगर तुम इसका रिलेटिव निकालने जाओगे तो जो भी मीन डेविएशन अबाउट a है, अबाउट am है तो am को डिवाइड कर दो, अबाउट gm है तो gm को डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, उसको करवाने का मेरे को कोई मन नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन, भाई क्योंकि तुम्हारा मीडियन जो था एब्सोल्यूट के केस में मिनिमम वैल्यू देता था, तो मीन डेविएशन निकालते समय अगर तुम तुम्हारी एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन लेते हो ना, तो सबसे छोटी वैल्यू तुमको मिलेगी। सो मीन डेविएशंस आर मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल की तो सेम बात है सर, डिस्पर्जन है। प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं सर, तो ये बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है, बहुत बढ़िया बात। इंप्रूवमेंट है रेंज के ऊपर, बहुत बढ़िया बात। डिफिकल्ट टू कंप्यूट है, थोड़ी सी मुश्किल वाली बात, लेकिन क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करता, ये थोड़ी बुरी बात है। सो वी नीड एन इंप्रूवमेंट ओवर मीन डेविएशन। तो लेट्स फाइंड एन इंप्रूवमेंट, तो उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था सर? उसने बोला मुझे भी वैल्यूज को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है जैसे मीन डेविएशन ने किया, लेकिन किसी दूसरे तरीके से बनाना है जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए तुम क्या करते हो, तुम तुम्हारे डेविएशंस को लिखते हो x माइनस एक्स बार, उसको होल स्क्वायर करते हो, टोटल करते हो, डिवाइडेड बाय n करते हो, तुमको लगता है अरे वाह आ गया आ गया आ गया, फिर तुम्हें याद आता है अरे यार ये तो बड़ी हुई वैल्यूज हैं, तो जो आ गया रहता है उसको तुम बोलते हो वेरिएंस, फिर तुम उसको रूट निकाल कर बोलते हो हाँ ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लेकिन हमारे पास एक इसका शॉर्टकट तरीका भी था जिसका नाम था सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो सेकंड वाले फॉर्मूले को ही प्रेफरेंस देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो एसडी अपॉन एएम इनटू 100, और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे सर स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मुझे बात करने का कोई मन नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओनली 2 ऑब्जर्वेशन होता है हाफ ऑफ द रेंज a माइनस b अपॉन 2, ठीक है सर। स्पेशल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो n स्क्वायर माइनस 1/12 का स्क्वायर रूट, n स्क्वायर माइनस 1/12 का स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टीज ऑफ एसडी की बात करूं तो सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो एसडी भी कांस्टेंट होगा। नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट
अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द मैग्नीट्यूड। सेम बात है सर, और कोई नई बात नहीं इसमें। कंबाइंड एसडी तुम्हारा एक बड़ा फॉर्मूला है, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n1 n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 का होल रूट। इसमें d1 और d2 कोई नई चीज है। d1 d2 कैसे निकलते हैं सर? पहले तुमको कंबाइंड एम निकालना पड़ता है, कंबाइंड एम से इंडिविजुअल एम को माइनस करते हो तो तुमको d1 और d2 मिल जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन है तुम्हारा सर इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100। क्वार्टाइल डेविएशन तब यूज होता है सर जब ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, तो इट इज बेस्ट फॉर ओपन एंड एंड इट इज आल्सो लेस अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन लाइक अदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंज ऑफ साइन से इंपैक्ट होता है सर ये। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना सर। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन 4SD इज इक्वल्स टू 5MD इज इक्वल्स टू 6QD। SD MD QD का रेशियो होता है 15, 12 और 10। ये रट लेना, सीधे आएगा, ये सीधे पेपर में आएगा, खत्म बात। ठीक है सर, नाउ यू कैन गो टू द स्वाति मैम्स क्लास। मैंने 3 मिनट थोड़ा सा लेट ले लिया, बट आई थिंक अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा होगा, फटाफट आप लोग जा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को 50% थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1 घंटे 4 मिनट के अंदर पूरी की पूरी रिवाइज हो गई, और बहुत ही ओपी सेशन था। जाते जाते थम्स अप दे देना, अपना फीडबैक जरूर देना, हेड डेडिकेशन दे देना अगर तुमको फीडबैक देना हो। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ कल की लिंक जरूर शेयर करना। कल हम लोग वापस से मिलने वाले हैं सर, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज। उन चारों की थ्योरी एक बार में करूंगा, और वेडनेसडे मतलब डे आफ्टर टुमारो मैं करने वाला हूं ऑल द फॉर्मूला रिवीजन ऑफ कंप्लीट पेपर नंबर 3। इट विल टेक यू 3 आवर्स, जिसमें मैं हर एक फॉर्मूला लूंगा और उसका एक क्वेश्चन लूंगा, एक फॉर्मूला उसका एक क्वेश्चन। मतलब सिर्फ फॉर्मूला रटेंगे नहीं, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने का भी रिवीजन वहीं पर कर लेंगे। 3 घंटे के अंदर ऐसे फॉर्मूले की तैयारी होगी कि जिंदगी में फिर फॉर्मूले कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है सर, बाय बाय, सी यू। जो बच्चे रुक सकते हैं रुक जाइए, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैं पहले आपको बता देता हूं मैं कौन हूं। मेरा नाम है सीए प्रणव, और मैं अकेडमी में सीए फाउंडेशन मैथ्स एलआर स्टैट्स लेता हूं, सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेता हूं। लक्ष्य नवंबर 21 बैच चालू हो गया। अगर आप नवंबर में सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहे हैं, या फिर आपके कोई जूनियर है, उनको जरूर बता दें कि बेस्ट टीम ऑफ सीए फाउंडेशन अक्रॉस नेशन ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा रहे हैं आपको। और इट इज अ बैच यार, इट इज नॉट जस्ट अ कोर्स। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड है, और समय पे सारी चीजें कंप्लीट होंगी 30 सितंबर तक। ये प्रॉपर टाइम टेबल डेली फॉलो होता है भाई। फॉलो कर लेना मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और अभी तक अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो चाहे तुम जुलाई वाले हो तो इंटर के लिए तैयार हो जाओ। वार्म अप बैच आएगा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो इंटर का। चार्जेस कभी भी बढ़ सकते हैं। दूसरे, अनअकैडमी प्लस में 2 चीजें ऑप्शन है सर तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन में, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस के अंदर सारी अनलिमिटेड क्लासेस, सारे एजुकेटर्स की सारी बैचेस आती हैं, लेकिन अगर तुम्हें पर्सनल मेंटर्स भी चाहिए तो चार्जेस ज्यादा लगेंगे, लेकिन तुम आइकॉनिक को ऑप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मल्टीपल बैचेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स इंस्टॉल करें, फटाफट सब्सक्राइब करें सर। चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। अगर मैं बात करूं प्लस की, तो 14,400 में 14 मंथ्स, क्योंकि 12 महीने में 2 महीने फ्री आ रहे हैं। वही अगर 1 ईयर का तुम लेते हो आइकॉनिक में, तो 31,500 रुपीज में आएगा कॉम्बो। मैं तो तुमको रिकमेंड करूंगा, माय रिकमेंडेशन फॉर जुलाई स्टूडेंट्स आर कॉम्बो। कोई भरोसा नहीं है भाई, कॉम्बो ले लो, बढ़िया। हमेशा फाउंडेशन और इंटर का एक्सेस रहेगा 2 साल तक। 28,800 इज द फाइनल प्राइस, इससे कम तो वो कभी होगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा मौका है भाई, आप जरूर ले सकते हो। कॉम्बेट को जरूर ज्वाइन करें, एंड थैंक टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि परसों से मैराथन में वहां पर शुरू कर रहा हूं मैं, मोनीश सर और आदर्श सर, हम लोग मैराथन शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी ओल्ड सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल सर्च करोगे तो आ जाएगा चैनल का नाम। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। सर मेरा मैसेज देख लेना प्लीज। पूरा सिलेबस करवाएंगे ना आप? बिल्कुल करवाऊंगा भाई, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, टेंशन मत ले। जाते जाते भी लैग आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ऋषभ भाई, देख लूंगा। ओके जी हर्षिता, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। यस यस, लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल, बाय बाय। हाँ, नवंबर के लिए अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अभी से अभी फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि ये क्वालिटी बैच तुमको कभी मिलेगा नहीं। इसको रिकॉर्डेड भी देखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सी यू।